अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? खैरियत से हैं अवैस खान? कैफ़ा हालू? खैरियत से हो? जी जी मरियम हुदा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जुग जुग जियो। ओके जी, स्टार्ट करें। ओके बेटे, हम लोगों ने बैक्टीरियोफेजेस डिस्कस किया था और बैक्टीरियोफेजेस से आगे हम लोगों ने अच्छा जोहान ताज बेटे, हमने ना बेसिकली ओवरऑल कॉमन चीज़ें ही करनी है। सो आई सजेस्ट कि आप किसी भी एक बुक के ऊपर जो है ना वो सारा का सारा फोकस ना करो। ठीक है? सो जो लेक्चर्स हैं आप बेसिकली उसको फोकस करो। रजा तूरी कह रहे हैं आपकी पिक नहीं आ रही। क्या करना है भाई, तस्वीर में क्या रखा है? हम आवाज़ से ही आपके दिल में उतर जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। चलें जी, HIV वायरस को बेटे स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि HIV वायरस जो है ये हमारे पास टाइप है रेटिरो वायरस की। ठीक है? रेटिरो वायरसेस वो वाले वायरसेस होते हैं जो कि RNA वायरसेस कहलाते हैं। दे आर रेफर टू एज RNA वायरसेस। और इनके अंदर स्पेसिफिक ये है कि दे हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन इट। इनके पास बेटे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है और यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है? रेटिरो वायरसेस को बेटे हम लोग ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज ट्यूमर वायरसेस। ओके हो गया। और HIV जो है बेटे ये इसकी ही एक टाइप है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे ये जो HIV है, पहले तो इसका नाम आपको बता देते हैं कि भाई HIV का नाम क्या होता है। HIV इज रेफर टू एज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है? ये आपकी बेटे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करेगा। दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और उसको इफेक्ट करेगा। और यहाँ पर हम लोग बीमारी जो डिस्कस करते हैं दैट इज एड्स। ये बेटे हमारे पास बीमारी कॉज जो करता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये देखो बेटे, यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी की टर्म बार बार यूज हो रही है। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी हम लोग एसोसिएट करते हैं विद रेफरेंस टू इम्यून सिस्टम। ठीक है? अच्छा, आयशा आबिद बेटे, हफ्सा सईद बेटे, ये सारी आप एक दफ़ा सुन लें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। परेशान क्यों हो गए? इंशाल्लाह रुखसार चांदियो, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बैक्टीरिया को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? मुनीषा कोठारी, नमस्ते नमस्ते। चलें जी, HIV और एड्स बेटे, ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी है, किसी ना किसी इम्यून सिस्टम के हिस्से को इफेक्ट करेगी। और यहाँ पर इम्यून सिस्टम के जो हिस्से होते हैं ना वो लिम्फोसाइट्स हम लोगों ने डील किए हैं। लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं मेनली, जिसमें बेटे आपके पास B लिम्फोसाइट्स होते हैं और T लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो इट मस्ट बी एक्टिंग कि ये B या T लिम्फोसाइट में से किसी एक को जो है वो इफेक्ट कर रहा है या दोनों को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है? अच्छा, अब HIV जो है बेटे, इसकी हिस्ट्री तो आपको पता है कि HIV हमारे पास एसोसिएटेड है कि ये किस तरह से ट्रांसमिट हुआ चिंपैंजी से। हमारे पास जो है बेटे इसको हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। ओके, चलो हम क्या करते हैं, पहले इसको जल्दी से क्विकली देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इन्वेलप्ड वायरस है कि नॉन इन्वेलप्ड है? बताओ भाई, यहां पर बना लेते हैं हम। दैट इज बेटे enveloped
ठीक है, ये हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस होता है। इस इन्वेलप्ड वायरस में आपको ये जो आउटर पे स्ट्रक्चर नजर आता है ना बेटे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हमें बेटे ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ठीक हो गया, और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। दे आर नॉन एज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर एक्चुअली पार्ट जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखो तो ये सपोज हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर बेटे एक हिस्सा वो होगा जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, ठीक है, और एक हिस्सा बेटे वो होगा जो कि इसके अपर एंड पे मौजूद होता है। दैट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। ये जो अपर एंड पे हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो लोअर एंड पे हिस्सा होता है मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट हुआ होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या आता है यहां पर, सुनो बेटे, कि इनमें ट्रांस मेम्ब्रेन कौन सा है? ट्रांस मेम्ब्रेन ये देखो ना, 41 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो 120 होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये बेसिकली डॉकिंग हम मेंशन करते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक हो गया बेटे, तो ये लिपिड मेम्ब्रेन होती है और उस पे आपको जो है ये प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हमारे पास नजर आते हैं। इसके अंदर हमारे पास बेटे मौजूद होता है, देयर इज पायरामिड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये पायरामिड शेप हमारे पास स्ट्रक्चर इसमें नजर आता है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज रेफर टू एज कैप्सिड। ये बेटे हमारे पास रेफर किया जाता है एज कैप्सिड, ठीक है जी, जो कि प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, फिर बेटे हम इसके अंदर मेंशन करते हैं आरएनए को। ये 2 आरएनए इसमें मौजूद होते हैं। वैसे तो हम रेट्रोवायरस के आरएनए को 2 मेंशन इस वजह से करते हैं क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रैंड या नेगेटिव एंड हम लोग बोल रहे होते हैं। तो ये बेटे आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम की कितनी स्ट्रैंड्स होती हैं बेटे? 2 स्ट्रैंड्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस में बोलते हैं। चलो अब हम जरा देख लेते हैं इसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। बेटे एंजाइम्स को हम यहाँ पर 3 तरह के एंजाइम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और 3 डिफरेंट कलर से हम लोग इसको बना रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें बेटे हमारे पास एक एंजाइम होता है विच इज रेफर टू एज इंटेग्रेस। सपोज ये हमारे पास एंजाइम है, इसको बोलते हैं इंटेग्रेस। इंटेग्रेस वो वाला एंजाइम होता है जो कि इंटेग्रल पार्ट बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है इसमें, दैट इज रेफर टू एज प्रोटीएज। ठीक है, ये हमारे पास होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज वो होगा जो कि इसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेटे थर्ड हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम लोग मेंशन करते हैं एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड दैट इज द वन जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हमारे पास बेटे ये एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि इसका हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो फ्लूइड नजर आ रहा होता है इस कैप्सिड और इसके दरमियान में, इसको क्या लेबल करते हैं हम? बताओ जरा। दैट इज बेटे रेफर टू एज मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स भी रेफर होता है। सो मैट्रिक्स आ गया, प्रोटीएजेज, इंटेग्रेजेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेज, बेटे ये इसमें एंजाइम आ गए। कॉनिकल शेप इसमें हम लोगों ने कैप्सिड पढ़ा है, और यही आपके पास इसके इन्वेलप के अंदर जो है ये मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप ओवरऑल इसको स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका बेटे ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज ऑफ 100 नैनोमीटर इन डायामीटर।
ठीक है। ऑन एन एवरेज हम इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन 100 नैनोमीटर मेंशन करते हैं। क्लियर? चलो, ये बेटे हमारे पास इसकी स्ट्रैंड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आप दोबारा से ऐड कर लेना कि ये हमारे पास आरएनए का जो जीनोम होता है ना, ये लीनियर सर्कुलर दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरिया का हमेशा क्या होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है जी। चलो बेटे, अब मुझे ये बताओ, क्या ये एचआईवी का वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है? बिल्कुल होता है। दैट इज बेटे होस्ट स्पेसिफिक। ये होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करता है, और इसकी होस्ट स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है कि जहां पर CD4 रिसेप्टर होगा ना, जहां पर CD4 रिसेप्टर होगा वहीं पे एक्ट करेगा। CD4 का मतलब क्या होता है? CD4 हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट इज बेटे रेफर टू एज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये CD4 CD8 रिसेप्टर हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें CD4 रिसेप्टर को हम लोग डील करते हैं। अगर ये होस्ट स्पेसिफिक है तो बेटे कौन से सेल को अटैक करेगा? याद रखना, ये हमेशा हमारे पास एक्शन शो कर सकता है ऑन हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। किसके ऊपर? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। और ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स वो वाले पे एक्ट करेगा विच कंटेन CD4 रिसेप्टर्स, जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स मौजूद हों। अदरवाइज ये बेटे उस पर एक्शन नहीं करेगा अगर CD4 रिसेप्टर नहीं है। अच्छा, सम टाइम ऑप्शन बना देता है, क्या इसके अलावा ये किसी और सेल पे एक्ट कर सकता है? एक तो हो गया हेल्पर टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट हम बोलते हैं। दूसरा बेटे ये आपके ब्रेन सेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट ब्रेन सेल्स। प्लस हम इसमें मैक्रोफेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये तीनों हो तो आप लगाओगे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये बेटे ऑल ऑफ दीज इसमें हमारे पास आंसर आएगा। ओके हो गया। चलो, एक तो आप लोगों ने शुरू में इसकी ट्रांसमिशन पढ़ी कि होमोसेक्सुअल जो हैं वो उनसे ट्रांसमिट होता था, और फिर आपके पास बेटे हेटेरोसेक्सुअल के अंदर भी ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। फिर ब्लड में अगर किसी किस्म का मसला है तो उसकी वजह से ये इसकी ट्रांसमिशन जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। अब ये हम ये देखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे बेटे टी लिम्फोसाइट के ऊपर कि टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर इस पे एक्शन क्या होता है, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सको। ठीक है जी। चलो, हम बेटे यहां पर बना लेते हैं एक टी लिम्फोसाइट। चलो, सपोज ये हमारे पास आ गया टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, देयर इज टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कौन सा सेल है? दैट इज एनिमल सेल। और बेटे एनिमल सेल में हमारे पास ये इसकी क्या है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और बेटे ये इसका फ्लूइड है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दैट इज रेफर टू एज साइटोप्लाज्म। और बेटे ये हमारे पास आ जाता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि हम लोग मेंशन भी कर रहे होते हैं। और फिर बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो वहीं पर मौजूद होती हैं। यहां पर मौजूद होता है बेटे रिसेप्टर। हम ये कहते हैं कि दैट इज अ CD4 रिसेप्टर। ठीक है, सपोज वी कैन लेबल दिस एज CD4 रिसेप्टर या क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन हम इसको बोलते हैं। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास HIV आता है ना, वो बेटे इसके साथ अटैच हो जाता। हम लोगों ने पढ़ा था ये इसके साथ बेटे अटैच हो जाएगा। अब इसमें ऊपर चलो, ये हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो 120 होता है ना, ये डॉकिंग यानी डिटेक्शन करवाएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन इसके साथ बेटे अटैच करवा लेगा। ठीक है, सो जैसे ये इसकी अटैचमेंट होती है तो हमारे पास बेटे इसकी अटैचमेंट से ये जो CD4 रिसेप्टर और ग्लाइकोप्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके पास ख़त्म हो जाता है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन हमारे पास मिल गई हैं, तो इन दोनों मेम्ब्रेन का मिलना दैट इज रेफर टू एज, क्या बोलेंगे हम इसको बेटे हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसका अंदर जाना।
या आपको यहाँ पर एक टर्म नजर आएगी फ्यूजन। फ्यूजन की टर्म तब यूज करते हैं जब दोनों इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज हो रहे हों, ठीक है, देन इट विल बी रेफर टू एज फ्यूजन। और अगर हम इसके कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड डेफिनेटली अंदर एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही जाता है। सपोज ये हमारे पास आ गया कैप्सिड। अब आपको पता है कि कैप्सिड के अंदर जो है ये आरएनए स्ट्रैंड्स मौजूद हैं और इसमें बाकी सारी चीजें मौजूद हैं। और होगा क्या बेटे, यहाँ पे अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग, बिल्कुल बेटे मैं कोशिश करता हूं इसको बड़ा लिखने की। अनकोटिंग होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास अनकोटिंग कहां पर होती है? अनकोटिंग होती है साइटोप्लाज्म में, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल। यहां पर अनकोटिंग जब होती है तो अनकोटिंग की वजह से बेटे ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। सपोज ये आरएनए स्ट्रैंड बाहर आ गई, ठीक है, दोनों आरएनए स्ट्रैंड, और यहां पर फिर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्ट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जब एक्ट करेगा तो वो बेटे ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपके पास आरएनए है ना, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इस आरएनए को हम क्या लेबल करते हैं? दैट इज रेफर टू एज वायरल आरएनए। ये हमारे पास क्या है? वायरल आरएनए। इस वायरल आरएनए को एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है और बेटे इसके साथ डीएनए की स्ट्रैंड बनाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। मतलब एक आरएनए की स्ट्रैंड होती है, एक बेटे इसमें डीएनए की स्ट्रैंड होती है, और ये हमारे पास आरएनए डीएनए हाइब्रिड कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि आरएनए की स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है और ये जो डीएनए होता है ये इसकी बेटे डबल स्ट्रैंड बन जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं वायरल डीएनए। तो ये बात याद रखना कि इसमें आरएनए डीएनए हाइब्रिड से वायरल डीएनए बनता है। अब देखो बेटे हमारे पास यहां पर मौजूद है दैट इज द जीनोम ऑफ होस्ट सेल। इस वायरल जीनोम ने, वायरल डीएनए ने मूव करना है इसकी तरफ। जैसे ही ये इसकी तरफ जाएगा बेटे तो यहां पर कुछ हिस्सा इसका डाइजेस्ट करेगा और बेटे इस हिस्से के साथ इसको अटैच कर लेगा। जैसे ही इसकी अटैचमेंट होती है तो बेटे यहां पर आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन चलेगी, और ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में कौन सा रिएक्शन चलेगा? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बेटे दो आपके पास, एक आरएनए स्ट्रैंड ये, दूसरी आरएनए जो कि जीनोम के तौर पर एक्ट करेगी। वो वाली आरएनए स्ट्रैंड जो कि बेटे प्रोटीन बनाती है, ट्रांसलेशन बनाती है, इससे ये प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगी, जिन प्रोटीन्स ने या तो इसका कैप्सिड बनाना है या बेटे इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके तौर पर एक्ट करना है, ठीक है। बेटे मैंने आपको कहा रेहान सामी बेटे थोड़ा सा सांस तो ले लो भाई, लेक्चर पढ़ लो, उसके बाद हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके, ठीक है। और साथ ही बेटे हमारे पास ये जीनोम बन गया। नाउ व्हाट डज हैपन, आपके पास बेटे ये जो कैप्सिड होगा ये अरेंज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये कॉनिकल शेप है, सो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर बेटे ये आपको इसका जीनोम जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा बेटे, हमारे पास ये जो आपके पास मौजूद होती है बेटे होस्ट की मेम्ब्रेन, इस होस्ट की मेम्ब्रेन से ये जो कैप्सिड होता है ये बेटे इसके अंदर एडअप होना शुरू हो जाएगा। एंड वी कैन से दैट कि यहां से जैसे ही ये सेपरेशन होती है सो वी हैव एन इन्वेलप, और इसके अंदर बेटे ये वायरल और ये बेटे इसका जीनोम। सो ये एक मैच्योर वायरस होता है। आपके साथ ये पूछा जाता है, बिल्कुल बेटे चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे नहीं बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे बनाने में भी टाइम लगेगा, वो बना के मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा, ठीक है जी। चलो ये बेटे हमारे पास कहलाती है बडिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी रेफर टू एज बडिंग। पहला, अगर बडिंग नहीं बोल रहे तो आप इसको बेटे एक्सोसाइटोसिस भी कह सकते हैं।
तो ये दोनों ही टर्म आपके पास यूज होती हैं जो कि बेटे एसोसिएटेड हैं विद द HIV। अब पूछो HIV में से आपको क्वेश्चन क्या है? अच्छा, रेहान पूछ रहे हैं सर प्रोटीन कोट या इन्वेलप कौन सेल के बाहर रहता है? बेटे याद रखना, जो इन्वेलप होता है ना वो तो इसके साथ फ्यूज हो गया। जैसे यहां पर हम लोगों ने ये फ्यूजन देखी है, ये देखो ये फ्यूज हो गया, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फ्यूजन हो गई। अंदर किसने एंटर होना है? कैप्सिड ने अंदर एंटर होना है। तो प्रोटीन कोट इसमें एंटर होता है, तभी तो बेटे हम यहां पर ये टर्म यूज करते हैं अनकोटिंग की, ठीक है। तो रेहान बेटे प्रोटीन कोट जब वो अंदर एंटर होता है। मुनीषा कोठारी बेटे इंटीरॉन और एक्सोन जो है ये हमारे पास यहां पर डिस्कस नहीं करते हम। ऑन्को वायरस बेटे रेट्रो वायरस की ही, यकूब सानी बेटे ऑन्को वायरसेस जो होते हैं ये रेट्रो वायरसेस की ही टाइप है। ऑन्को वायरस आर कंफर्म्ड कार्सिनोजेनिक वायरस, कैंसर कॉज करते हैं। रेट्रो वायरस जो होते हैं ये ट्यूमर कॉजिंग है, इस पे जरूरी नहीं है कि वो कैंसर कॉज कर रहा हो। HIV टाइप 1 टाइप 2, इसमें 3-4 टाइप्स हम लोग मेंशन करते हैं। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बेटे ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि सरफेस मार्कर के तौर पर एक्ट करती हैं। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है। कासिम खान बेटे क्या कर रहे हो? आपने सेल पढ़ा था ना यूनिट 1, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होती है, जबकि साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हो रही होती है। अच्छा जी, जोहान पूछ रहे हैं एंटीबॉडी वायरल DNA को डाइजेस्ट नहीं करता। एंटीबॉडी बिल्कुल वायरल DNA के अगेंस्ट आप प्रोटीन्स नहीं बनाते। अच्छा जी, नुजरत पूछ रही हैं ऑल वायरसेस लाइक दिस? नो, डेफिनेटली नॉट। उसकी वजह यह है कि हर वायरस की तो बेटे एक स्पेसिफिक फीचर है, इसी वजह से हम उसको जो है वो सेपरेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, आपने एक काम करना है, वो क्या काम है? आपने बेटे इसमें एक तो सिम्टम्स इसकी करनी है, सिम्टम्स, ठीक है। HIV को हम लोग जो है वो डिफरेंट ग्रेड्स में रखते हैं। पहले तो सिम्टम्स लिख लो। सिम्टम्स में आपने मेंशन करना है कि अगर इसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होंगे तो क्या होगा? एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने करना है कि इसमें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसको ARC भी बोलते हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, वो क्या होता है। तीसरा आपने बेटे करना है कि अगर फुल ब्लोन एड्स है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। ये आपका टास्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। बाकी इसमें हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो चल रही होती है, जिसके अगेंस्ट हम इसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास वायरसेस के अंदर बेटे यही चीज़ें शामिल होती हैं। बेटे इस चैप्टर में आपने गुल अहमद बेटे बैक्टीरियोफेजिस पढ़े हैं, HIV पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, वो हम लोगों ने डील किया है, वो आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। वायरस के अंदर इतना ही है। एक टेबल हम लोग बनाएंगे लास्ट पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो आप लोगों ने याद रखना, हो जाएगा। चलो देखते हैं। हमारे पास बेटे नेक्स्ट हम लोग जिसको डील करेंगे दैट इज बैक्टीरिया। चलो जी बेटे, हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया। मुझे बताओ बैक्टीरिया के बारे में आप लोग जानते क्या हो? क्या होते हैं बैक्टीरिया? इज देयर एनी स्पेसिफिक करेक्टर जो बैक्टीरिया को शो कर रही होती है या नहीं?
बताओ बैक्टीरिया के बारे में क्या जानते हो? अच्छा, ये ताहिर पूछ रहे हैं इंटीग्रेज एंजाइम वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करवाती है ह्यूमन डीएनए में। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटे, इंटीग्रेज इसीलिए तो इस्तेमाल होता है। चलो जी, हमारे पास बेटे प्रोकैरियोट्स हैं और ये प्रोकैरियोट्स बिलोंग करते हैं विद किंगडम मोनेरा। ये हमारे पास बेटे किंगडम मोनेरा के साथ बिलोंग करते हैं। मोनेरा का मतलब क्या है कि ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल डील करेगा। और आप जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल को लेते हो, ये प्रोकैरियोटिक सेल की बेटे हम लोग दो कैटेगरीज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोग कैटेगरीज कर रहे होते हैं बेटे। एक तो हमारे पास आ जाता है दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है जी। और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है यू बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। सो आर्कियोबैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है। बेटे टेबल में आपके साथ शेयर करूंगा इरफान, ठीक है इरफान कुरैशी भाई। अच्छा जी, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, बेटे डिफरेंस क्या है इसमें? याद रखना, ये जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं ना, इनको हम लोग एंशियंट बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। दे आर रेफर टू एज एंशियंट बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज को हम लोग मॉडर्न बैक्टीरियाज भी बोलते हैं। दे आर नॉन एज मॉडर्न बैक्टीरियाज, ठीक है जी। ये जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं ना बेटे, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज एक्सट्रीमोफाइल्स। ये बेटे हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहना पसंद करते हैं। और यू बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोफाइल्स। नॉर्मोफाइल्स वो होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, इसमें आपके पास एसिडोफाइल्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, या थर्मोफाइल्स आ जाते हैं। देयर आर थर्मोफाइल्स। और थर्मोफाइल्स की एक एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज़ बेटे थर्मस एक्वाटिकस। एक बैक्टीरिया याद हो आपको, थर्मस एक्वाटिकस। ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया वो वाला बैक्टीरिया बेटा विच कैन बेयर टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सी, ठीक है। तो ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया इसमें हमारे पास फॉल करता है। बेटे आर्किया गुल अहमद, बेटे आर्किया वो है जिसके अंदर आर्कियोबैक्टीरिया को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ये डिवीजन है। चलो, नॉर्मोफाइल्स उनको बोलते हैं बेटा जो कि नॉर्मल कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, लाइक नॉर्मल पीएच रेंज, ठीक है। फिर आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। सो ये इन कंडीशंस पे रहना पसंद करते हैं, ना कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रेंजेस पे चले जाएं। ओके, सो इसके अंदर कैटेगरी की बात करें तो बेटे हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे ई कोलाई इसके अंदर आ जाता है, ई कोलाई। फिर आप लोगों ने स्टेफ ऑरियस, यानी इसमें पढ़ते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाते हैं। तो बैक्टीरियाज की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आप इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हो। तो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, नॉर्मोफाइल्स बेटे इसमें आ जाते हैं जो कि हम लोग डील करते हैं, ठीक है। चलो, हमारे पास ना नेक्स्ट जो इसमें करेक्टर आता है वो है साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो साइज एंड शेप को डील करते हैं कि साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास कैसी होती है। चलो, ये हमारे पास आ गया साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। चलो देख लेते हैं भाई, ये हमारे पास शेप को देखते हैं।
शेप के लिहाज से बताओ जरा भाई, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, बताओ हाउ मेनी टाइप्स, जो कि आप लोगों ने इसमें पढ़ी हैं। बताओ, ये शेप के लिहाज से हम लोग डील करेंगे। हो गया, चलो यहाँ पे सेंटर पे लिख लेते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटे शेप ऑफ बैक्टीरिया डील करो तो शेप ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास ना ये कुछ 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होती है, जिसमें से कुछ हमारे पास ऐसी हैं जो बेटे एसोसिएटेड होती हैं विद सॉलिड शेप्स, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं विद चेंजेबल शेप। ठीक है, तो 4 शेप्स हैं जो कि यहाँ पर आ जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो हम यहाँ पर डील करते हैं ऐसी शेप जो कि हमारे पास होती है बेटे, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस शेप को हम लोग मेंशन करते हैं एज रॉड शेप। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं बेसेलाई, रॉड शेप या बेसेलाई बोलते हैं। अब रॉड शेप या बेसेलाई जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास ऐसे हैं जो कि अगर सिंगल होगा तो मोनोबेसिलस, अगर बेटे ये एक से ज़्यादा होंगे दैट विल बी रेफर टू एज डिप्लोबेसिलस। लेकिन ये बेटे अगर ये चेन बनाए देन इट विल बी रेफर टू एज स्ट्रेप्टोबेसिलस। इसको फिर हम लोग स्ट्रेप्टोबेसिलस के अंदर फॉल करवाते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटे मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस, इसमें कभी भी स्टेफलोबेसिलस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एंड से अटैच नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी बेटे हमारे पास जो इसमें प्रॉपर शेप आ जाती है दैट इज बेटे ये इस तरह के होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सफेरिकल शेप, या बेटे कोकाय भी कहा जाता है। सफेरिकल शेप, या आप इनको कोकाय भी लेबल करते हो। तो देखो कोकाय हमारे पास क्या होंगे, अगर सिंगल है तो मोनोकोकस, अगर डबल है तो डिप्लोकोकस, अगर बेटे ये इस तरह से 4 हैं तो टेट्राड, अगर ये क्यूब की फॉर्म में है 8 हैं, मतलब 4 आगे और 4 बेटे हमारे पास पीछे, देन इट विल बी रेफर टू एज साड़ सीना। ये पंजाबी में हम लोग कहते हैं साड़ सीना, सीना साड़ देती है भाई, तो ये सार सीना, ये बेटे हमारे पास टेट्राड। ठीक है, एक कैटेगरी वो होती है जिसमें बेटे ये आपके पास चेन की शक्ल में पाए जाते हैं, और जब भी चेन होगी तो उसको स्ट्रेप्ट बोलते हैं, दैट विल बी रेफर टू एज स्ट्रेप्ट, यानी स्ट्रेप्टोकोकस हम बेटे इसको लेबल करते हैं। और फिर हम लोग डील करते हैं, इसमें कुछ होती हैं यहाँ पर बना लेते हैं कि क्लस्टर्स ही पाए जाते हैं इसमें, लेकिन ये जो क्लस्टर होते हैं इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इस वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलो का मतलब होता है रैंडम शेप के अंदर मौजूद होंगे, एक से ज़्यादा बेटे अपीयरेंसेस इनमें नज़र आएंगी। कोकोबैसिलस अरीज आबिद बेटे ये वो वाले होते हैं जो कि बैसिलाई हैं लेकिन कॉर्नर से रेफर करते हैं विद रेफरेंस टू सफेरिकल, तो उनको कोकोबैसिलस मेंशन करते हैं। ठीक है, फिर बेटे हमारे पास शेप आ जाती है इसमें, दैट इज स्पाइरल शेप। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्पाइरल शेप होते हैं इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे देखो कुछ ऐसे होते हैं जो कि थिन होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, लाइक दिस। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो कि हमारे पास थिक होते हैं, लाइक दिस। ये देखो थिक है लेकिन इसमें बेटे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो कि हमारे पास कोमा शेप होते हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इनको कोमा शेप बोलते हैं। अब इसके अंदर आप बेटे इसमें ऐड कर सकते हो कि ये जो हैं दे आर रेफर टू एज स्पायरोकीड। स्पायरोकीड जो होते हैं दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल। एक तो ये पतले होते हैं, दूसरा बेटे ये फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर थिन एंड फ्लेक्सिबल।
अच्छा, फिर हमारे पास ये आ जाते हैं बेटे जो कि थिक एंड रिजिड होते हैं, इनको बोलते हैं स्पाइरेलम। दे आर रेफर टू एज स्पाइरेलम। स्पाइरेलम क्या है? थिक होता है और बेटे हमारे पास रिजिड होता है। दे आर थिक एंड रिजिड। और दूसरा बेटे ये हमारे पास आ जाते हैं, इनको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो शेप, ठीक है, कॉमा शेप। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा बेटे इसमें आ जाता है। तो ये आपके पास स्पाइरोकीट देखोगे तो ट्रेपोनिमा पैलेडम आ जाता है। सो ये बेटे 3 शेप्स इसमें आ जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लियोमॉर्फिक। अब प्लियोमॉर्फिक क्या होते हैं? प्लियो का मतलब होता है चेंजेबल, ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। तो प्लियोमॉर्फिक वो होते हैं जो कि अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये बात याद रखना, दे हैव नो सेल वॉल अराउंड इट। अगर सेल वॉल नहीं है तो ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर बेटे हम इसके अंदर ऐड करते हैं माइकोप्लाज्मा को। मोस्टली हम किसको ऐड कर रहे होते हैं? सपोज ये बैक्टीरिया है, सो वी ऐड माइकोप्लाज्मा इन इट, जिसमें बेटे सेल वॉल नहीं है बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास शेप को चेंज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तो 3 सॉलिड शेप होती हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी शेप होती है जिसको प्लियोमॉर्फिक शेप हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये बेटे हमारे पास शेप हम लोगों ने डील की। इसी के साथ आप साइज भी देख लो, ठीक है। पहले तो साइज की जो रेंज होती है हम उसको मेंशन करते हैं। साइज रेंज बेटे जब आप लोग देखोगे तो रेंज के लिहाज से ये होते हैं 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक रेंज करते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक रेंज करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास बेटे ई कोलाई जैसे हमारे पास आ जाता है। फर्ज कर लो ई कोलाई, दैट इज ई कोलाई, ठीक है, यहाँ पर ई कोलाई के अंदर आप जब भी एक्सटेंशंस लिखोगे ना, आप इसकी 2 तरह से डायमेंशन बनाते हो। एक बेटे इसकी हम ऐड करते हैं विड्थ, दूसरी हम ऐड करते हैं इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ई कोलाई जब भी मेंशन किया जाएगा तो ई कोलाई की जो लेंथ होती है ना बेटे, वो होती है 2 to 6 माइक्रोमीटर, और इसकी जो विड्थ होती है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक हो गया। तो ये बेटे आप लोगों ने इसकी लेंथ और विड्थ याद रखनी है। फिर हमारे पास कोकाई, जिसमें आप स्टेफ्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करते हो, इनका हमेशा डायमीटर हम ऐड करते हैं। 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर तक बेटे ये डायमीटर शो करते हैं, ठीक है। फिर हम माइकोप्लाज्मा का भी डायमीटर ऐड करते हैं। इनका जो बेटे डायमीटर होता है वो हमारे पास होता है 100 से 200 नैनोमीटर, 100 से 200 नैनोमीटर, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम स्पाइरोकीट की लेंथ की बात करें तो स्पाइरोकीट की लेंथ होती है बेटे 500 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये इनकी लेंथ आ गई, ये विड्थ आ गई। फिर बेटे हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रॉड शेप होते हैं, जैसे ये हमारे पास रॉड शेप बैक्टीरियाज हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया, यहाँ पर आप इसका नाम लिखोगे एपुलोपीथियम फिशल सोनी। आप में से किस किस ने फिशल करवाया भाई? सब नहीं करवाया होगा। तो एपुलोपीथियम फिशल सोनी हम इसको बोलते हैं। इसकी बेटे हमारे पास विड्थ की बात करें तो विड्थ होती है 80 माइक्रोमीटर, दैट इज 80 माइक्रोमीटर, ठीक है। और अगर हम बेटे इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी बेटे हमारे पास जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 600 माइक्रोमीटर। सो ये मैक्सिमम आपके पास एक्सटेंशंस रखता है।
ठीक है, 80 माइक्रोमीटर और 600 माइक्रोमीटर। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये ऐड करते हैं कि अपोलोपीसियम फिशल सोनी जो है ये हमारे पास रिटर्न हाइफन जितना साइज होता है, दैट इज हैविंग साइज ऑफ रिटर्न हाइफन। ठीक है, ये बेटे हमारे पास शेप आ जाती है। डॉक्टर आरिफा शहजाद बेटे, ये आप को जो अपोलोपीसियम फिशल सोनी और ये जो बेसिक क्लासेस हैं ये आपको वैसे तो सारी बुक में ही नज़र आएंगी, लेकिन एविडेंटली ये पंजाब के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, मेनली आपको पंजाब में ये नज़र आएंगी। हो गया, चलो शेप और हमारे पास बेटे इसमें जो साइज है बैक्टीरिया का वो हम लोगों ने डील किया है। आगे हम लोग डील करेंगे बेटा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है, चलो यहां पर मेंशन कर लेते हैं हम लोग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। बेटे ये जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सारे के सारे बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं या इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल होते हैं किसमें, बैक्टीरियाज के अंदर। तो अगर हम इसकी बात करें कि दैट दे आर इसेंशियल इन बैक्टीरियाज, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो बेटे आपको पता होना चाहिए इसमें हमारे पास सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन होती है ना। किसी भी सेल का तस्वुर भी नहीं कर सकते आप सेल मेम्ब्रेन के बगैर। फिर इसमें बेटे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, फिर इसमें बेटे हमारे पास मौजूद होता है क्रोमाटिन बॉडीज या क्रोमाटिन मटेरियल, या हम ये बेटे इसको न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस इसमें मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी तमाम के तमाम सेल्स में मौजूद होते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि इसेंशियल हैं तमाम बैक्टीरियाज के लिए। ठीक है, चलो फिर हम लोग ये डील करते हैं कि मेजॉरिटी यानी मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज, तो बेटे मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज हैव विच स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपके पास आ जाता है सेल वॉल। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सेल वॉल बेटे इसमें मौजूद होती है। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सेल शेप। बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करता है। ठीक है, चलो अच्छा मीजोजोम भी बेटे तमाम में नहीं होते, ये बात याद रखना इरफान कुरैशी बेटे, ये याद रखना। फिर बेटे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं दैट इज रेयर इन बैक्टीरियाज, दैट इज रेयर ऑफ बैक्टीरियाज या सम ऑफ बैक्टीरियाज हम लोग ऐड करते हैं जिनके पास ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और सम ऑफ बैक्टीरिया जब आप लोग बेटे ऐड करते हो तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेटे फ्लैजेला और फिम्ब्रिए। फ्लैजेला, फिम्ब्रिए, एक बेटे स्ट्रक्चर होता है हमारे पास पेल्लाए। फिर बेटे आपको यहाँ पर नज़र आता है दैट इज स्लाइम। ठीक है, फिर कैप्सूल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं सम ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन इट। ठीक है, सो ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होते हैं, तमाम के तमाम बैक्टीरियाज में नहीं होते। ठीक है, तो ये बेटे इसेंशियल इन बैक्टीरियाज, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज, रेयर ऑफ बैक्टीरियाज, ये आप लोगों ने याद रखना है बिकॉज इसके साथ बेटे चीज़ें एसोसिएट करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, चलो हम बेटे यहाँ पर डील करेंगे इसमें बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप को, वो भी ऐड कर लो। सेल इन्वेलप क्या होता है? सेल इन्वेलप बेटे हम लोग बोलते हैं हर उस स्ट्रक्चर को जो कि सेल से बाहर होता है। और सेल होने के लिए बेटे ज़रूरी है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन को आप लोग डील करो।
तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दे विल बी रेफर टू एज सेल इनवेलप। तो उसमें समहाउ हम लोग सेल वॉल को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसमें बेटे हम लोग ऐड कर देते हैं कैप्सूल को, उसमें बेटे हम लोग ऐड कर देते हैं स्लाइम को। तो ये 3 हम लोग स्ट्रक्चर्स इसमें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जिसमें बेटे आप लोग स्लाइम और कैप्सूल को ऐड करते हो। चलो मुझे ये बताओ सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? मोस्टली हम ये कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जिसमें बेटे सेल वॉल की कॉम्पोजिशन आपके पास बताई जाती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल बेटे हमारे पास थिक गमी स्ट्रक्चर होता है जो कि ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स प्लस प्रोटीन्स, ये बेटे इसमें मौजूद होते हैं। स्लाइम की बात करें बेटा तो स्लाइम हमारे पास लूज सॉल्युबल शीट है, जिसको हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो लिपोप्रोटीन का बना होता है ये, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास बेटे ये जो सेल वॉल होती है दैट इज रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से दैट मेंटेन्स शेप, सेल की शेप को बेटे मेंटेन करता है। कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल बेटे मैंने बताया कि ये थिक गमी होता है, थिक होता है और गमी होता है इन अपीयरेंस। इस वजह से हम इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज को डील करते हैं। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ज़्यादातर बेटे कॉलोनियल बैक्टीरियाज की फॉर्म में पाए जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्मेशन यानी कॉलोनी फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। स्लाइम जो कि बेटे लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है और हम इसको बोलते हैं दैट इज लूज सॉल्युबल शीट, ठीक है। लूज सॉल्युबल शीट होती है बेटे, और दैट लूज सॉल्युबल शीट जो है ये इजीली आप डिसॉल्व कर सकते हो विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक बात याद रखना कि जो स्लाइम होता है ना ये बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इस वजह से स्लाइम के साथ आप पैथोजेनेसिटी को ऐड करते हो, पैथोजेनेसिटी, या बेटे इसमें आप लोग ऐड कर देते हो विरुलेंस, ठीक है। क्लियर? तो बेटे हमारे पास सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम ये हम लोगों ने डील किया। पैथोजेनेसिटी इरफान बेटे होता है एबिलिटी टू कॉज डिजीज। चलो अब हम क्या करते हैं बेटे, यहां पर बना लेते हैं कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया एक बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यहां पर हमने दूसरा बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है बैक्टीरिया जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन। तो ग्लाइकेन के मॉलिक्यूल हम बनाते हैं यहाँ पर, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकेन। ग्लाइकेन बोलते हैं बेटे शुगर को, दैट इज द मॉलिक्यूल जो कि शुगर को शो करता है, और पेप्टाइड यानी इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज को हम लोग शो करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए भाई ग्लाइकेन, चलो यहाँ पर हम बनाते हैं। तो बेटे यहाँ पर दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ये बेटे हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। हम बेटे इसके बाहर एक और लेयर बना लेते हैं। सपोज हम इसको बना लेते हैं बेटे येलो कलर से, चलो इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं।
चलो ये हमारे पास आ गई इसके बायर लेयर। ठीक है जी। अब देखो दो लेयर्स हमारे पास नज़र आती हैं बेटे, किसमें, ग्राम नेगेटिव के अंदर, और एक नज़र आती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पे बेटे बस ग्राम स्टेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। ये दो बैक्टीरिया की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते जाते हैं साइड पे। आपने क्या किया, सैंपल फिक्स किया, फिक्स सैंपल। ठीक है, सैंपल फिक्स करने के बाद आपने बेटे इस पे गिराई प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई किसको बोलते हैं, प्राइमरी डाई हम लोग बोलते हैं बेटे, दैट इज रेफर टू एज क्रिस्टा वायलेट या क्रिस्टल वायलेट भी बोलते हैं। ठीक है, CV बोला जाता है। इंशाल्लाह बेटे डॉक्टर आरिफा, इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्राइमरी डाई हम लोगों ने गिराई, तो प्राइमरी डाई बेटे ये देखो, ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, इसकी वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और वॉल के अंदर पेनिट्रेट करके दैट कैन बी जस्ट लाइक दिस। लेकिन ये प्राइमरी डाई जो होती है, ये बेटे इस ग्राम नेगेटिव के बाहर स्लाइम के साथ ही अटैच रहती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन जब आप बेटे गिराते हैं ना, तो आयोडीन सोल्यूशन गिराने से यहाँ पर आपके पास बेटे पर्पल कलर आता है, दैट गिव्स पर्पल कलर। क्योंकि ये क्रिस्टा वायलेट जो है, ये आयोडीन के साथ जब मिलता है ना, तो पर्पल कलर देता है। जब भी पर्पल कलर आएगा बेटे, तो दैट इज शोइंग कि ये बैक्टीरिया हमारे पास कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरा बैक्टीरिया, अब आयोडीन सोल्यूशन करने के बाद ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल वॉशिंग, देयर इज अल्कोहल वॉशिंग, अल्कोहल गिराते हैं जिससे इसको वॉश करते हैं। लेकिन होता यह है कि अल्कोहल जो है ये बेटे आपके पास आउटर लेयर जो है उसको थोड़ा सा वॉश कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिराते हैं बेटे सेकेंडरी डाई, देयर इज सेकेंडरी डाई, और सेकेंडरी डाई का नाम क्या है, सेफ्रानीन। ठीक है, सेफ्रानीन बेटे इसका नाम होता है हमारे पास। तो जैसे ही सेफ्रानीन हम इसमें गिराएंगे, आयोडीन सोल्यूशन जो है वो आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास बेटे रिएक्ट करेगा, और देयर विल बी अ कलर जो कि हमारे पास आता है पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर किस बात की निशानी है, कि यहाँ पर सेफ्रानीन की वजह से कलर आया। और बेटे ये बैक्टीरिया कौन सा है, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग डील करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बताते जाओ, थिकनेस किसकी ज़्यादा होगी बेटे, थिकनेस अगर हम लोग देखेंगे तो थिकनेस बेटे ज़्यादा होती है वॉल की, ये पॉजिटिव की, कम होती है नेगेटिव की। फिर हम लोग बात करते हैं परमिएबल, कौन इसमें ज़्यादा परमिएबल होता है, ज़्यादा परमिएबल होता है ग्राम पॉजिटिव, लेस परमिएबल होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, परमेबिलिटी की बात करते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं रेजिस्टिव, कौन ज़्यादा होता है, रेजिस्टिव। तो बेटे जब हम लोग रेजिस्टिव की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव ज़्यादा रेजिस्टिव होता है, ग्राम पॉजिटिव लेस रेजिस्टिव होता है, इसी वजह से तो वो अलाउ करता है। ठीक है, अगर हम इसमें बेटे पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा बेटे हमारे पास मौजूद होता है पॉजिटिव के अंदर, इसका तकरीबन 50% हम लोग मेंशन करते हैं, जबकि 10% हमारे पास होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अच्छा फिर लिपिड की बात करें, तो लिपिड बेटे किस में ज़्यादा होता है, लिपिड ज़्यादा होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, और कम होता है बेटे किस में, पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग ये कहते हैं कि नैरो रेंज स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो बेटे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्राम नेगेटिव के लिए, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए बेटे, ग्राम पॉजिटिव के लिए। ठीक है,
बाकी भी इसके डिफरेंसेस आप लोगों ने पढ़ने हैं कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कलर की बात कर लेते हैं, एडिशनल सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं, या हम यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात कर लेते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है ना बेटे, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्राम नेगेटिव। ये देखो, ये हमारे पास पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं ग्राम नेगेटिव में दैट इज प्रेजेंट इन ऑल तमाम के तमाम ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है, जबकि इसमें प्रेजेंट इन सम, कुछ में बेटे ये मौजूद होती है, बाकियों में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है वो कल डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लास्ट 5 मिनट्स हैं। बेटे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम लोग ना स्टेनिंग की बेस के ऊपर करते हैं। वो साइड पे मैंने स्टेनिंग जो है ना उसका बेटे मेंशन किया है, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वो इसमें सैंपल फिक्सेशन करते हैं, फिर प्राइमरी डाई, फिर उसके बाद बेटे आयोडीन सोल्यूशन, फिर अल्कोहल वॉशिंग, फिर सेकेंडरी डाई, इस तरह से, ठीक है। चलो ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।